जय हिंद, नमस्कार। मैं आज करंट अफेयर के उन चीजों को, पहलुओं को देखूंगा जो एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं एएन टाइगर लखीसराय फिजिकल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एएन टाइगर के उन करंट अफेयर्स को जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। आपके बोर्ड पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वह है उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से कहां तक चली थी। ये क्वेश्चन है आपके और इसका जो राइट आंसर है वह है दिल्ली। कहां चला था? दिल्ली। अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन में बता देना चाहता हूं। ये देखिए क्या है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम आप सब जानते ही होंगे प्यारे बच्चों, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि 25 मई को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने देहरादून से दिल्ली के लिए एक ट्रेन को गुजारनी थी और वो ट्रेन का नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही उसने उसको झंडी दिखा दिया और झंडी दिखाने के बाद, हरा झंडा मिलने के बाद ये हमारा 25 मई को वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गति से चल निकला। प्रधानमंत्री ने इस तरह से राज्य में नव विद्युत, नव का मतलब होता है नया, नव विद्युतीकृत रेल खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और इससे उत्तराखंड ये जो यूपी से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, वही उत्तराखंड है। उत्तराखंड को 100% विद्युत कर्षण यानी इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शन राज्य घोषित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन इसमें देखिए दो क्वेश्चन है कि सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है कहां से कहां तक चली थी? तो देहरादून से कहां तक चली थी? दिल्ली। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि इसको हरी झंडी किसने दिखाया? तो हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया था। नव विद्युतीकृत रेल खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। कौन सा ऐसा राज्य है जो विद्युत कर्षण वाला राज्य है? तो बाबू वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। देख रहे कितने क्वेश्चन होंगे। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस चला था बाबू 15 फरवरी 2019 को। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कब चला था? तो 15 फरवरी 2019 को चला था। आपको समझ आ गई? अब नेक्स्ट, अब इससे कुछ हम ऐसे दिवस तो देखना चाह रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना है। जैसे भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। कब मनाया जाता है? 24 मई को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। आप सब देखिए, आप कछुआ के रफ्तार में चलते रहिए। याद रखिएगा, जो अग्रसर धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे आगे चलता है वही सफलता को प्राप्त करता है। तो कछुआ दिवस मनाया जाता है कब? 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया 22 मई को। जैव विविधता दो सबसे बना है, एक है जैव और दूसरी है विविधता। जैव का मतलब जीव, विविधता का मतलब अंतर। तो जीवों में जितने भी अंतर हैं वो आज जो है उसमें कमी आ रही है। इस कमी को देखते हुए 22 मई को जैव विविधता दिवस हमने मनाने की बात सोचा और वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाए? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया 20 मई को मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस, तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो मनाया जा रहा है वो मेरे प्यारे बच्चों 20 मई को मनाया जा रहा है। और विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई को। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 28 मई को। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को। इसमें 4 क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। 4 क्वेश्चन आपके जुआ पे, दिल पे, मन पर, कॉपी में सब जगह छप जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप छाप लो। कौन कौन से 4 क्वेश्चन वो हैं? तो सबसे पहला है कि भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया 24 मई को। मेरे शेर और शेरनियों समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपको समझ आ रही है चीजें तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, हमारी अगर मनोबल बढ़ा रहेगा तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लाऊं और एग्जाम में आपको सफलता दिलाने में मेरी भी एक भूमिका रहे। तो आप याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? 24 मई को। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? 24 मई को। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। फिर देखिए, आपको याद रखना, विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया गया? 18 मई को बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब बनाया गया?
2023 का, तो 28 मई को बनाया गया। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने की टेंडेंसी को देखते हुए हमें लगता है कि पूछ लेगा, तो आप सब बच्चे याद कर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक या ऑप्शन नंबर डी केरल। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा ई जो शासित राज्य बन गया है, यानी पूरा इंटरनेट से जो सिस्टम चल रहा है वह राज्य कोई और नहीं है, इसका राइट आंसर है केरल। कौन सा? केरल जो है वह पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है। चलिए इसको बढ़िया से और देखते हैं। केरल एक ऐसा राज्य बन गया है जो भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सार्वजनिक सेवाओं में, कौन सी सेवा में? सार्वजनिक सेवाओं में। सार्वजनिक सेवा का मतलब जिसमें सभी लोग बाबू रहते हो उसको सार्वजनिक सेवा कहते हैं। तो सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर जो लाने का काम किया है वो केरल राज्य किया है। केरल ने इंटरनेट सेवा को, कौन सी सेवा? इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार दे दिया गया है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो आपके जन्म से प्राप्त होते हैं। नागरिक अधिकार कैसा अधिकार है? वैसा अधिकार है जो जन्म से प्राप्त होता है, और यह नैसर्गिक अधिकार है। कैसा है? नैसर्गिक अधिकार है जो किसी का बाप आपसे नहीं छीन सकता है। यह मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है, और हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में किया गया है। भाग कितना है? भाग नंबर 3 में किया गया मौलिक अधिकार। तो इंटरनेट सेवा जो है आज की जरूरत है, इस जरूरत को देखते हुए केरल राज्य ने इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। इसके तहत ऐसा हो गया कि केरल राज्य में 80 सरकारी विभागों से संबंधित 886 सेवाएं जो है पूरा ई पर निर्भर हो गया है, यानी इंटरनेट सेवा पर निर्भर हो गया है हमारा केरल। केरल के कुछ करेंट अफेयर्स और हैं, जैसे केरल जो है जल बजट पेश करने वाला भारत का पहला देश बन गया है। देखो भारत का पहला राज्य बन गया है कौन सा? जल। तो देखो केरल जो है जल बजट को उसने लागू करने का काम किया है, जो देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन पूछेगा देश का पहला राज्य का नाम बताया जिसने जल बजट को पेश किया था, तो केरल। किसने पेश किया था? केरल। अब देखिए यहाँ एक नाम है एम.टी. वासुदेवन नायर। इनको केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, और सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? केरल ज्योति। कौन सा? केरल ज्योति। तो देखिए क्वेश्चन कितने शानदार है क्वेश्चन कि केरल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो केरल ज्योति। केरल ज्योति के सम्मान से किनको सम्मानित किया गया? वो एम.टी. वासुदेवन नायर को शामिल किया गया है। समझ रहे हैं? यह सम्मान इनको मिला है, एम.टी. वासुदेवन नायर को किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केरल में जो साक्षरता दर है बाबू, भारत में सबसे ज्यादा 94% है। आगे सबसे ज्यादा साक्षरता का प्रतिशत देखा जाए तो कहां है? 94%। कहां है? केरला में है। अब कहता अट्टुक्कल पोंगल जो एक है ये कहां मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। केरल के बारे में बात कर लेते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है बाबू? तब पिनाराई विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर आता है तो आप हमें आंसर बताने का कोशिश करेंगे। पहला आपको क्वेश्चन ये है कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन देखिए, राज्य का वास्तविक प्रधान, राज्य का क्या है? वास्तविक प्रधान कौन होता है? ये आपसे क्वेश्चन है कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है। दूसरा क्वेश्चन कि राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आप सबसे ये क्वेश्चन है, आप सब बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं? ये मैं आपको देखना चाहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज को लिखने का काम करें। अगर हमारे चैनल बढ़िया आपको लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह के डेली करंट अफेयर के साथ साथ अन्य जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन का। चलिए आंसर मैं बता देता हूं। राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री को कहा जाता है, यानी सीएम, चीफ मिनिस्टर। जबकि बाबू राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल को कहा जाता है, यानी गवर्नर को कहा जाता है। केरल का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है वो क्या है? केरल ज्योति। कौन सा है? केरल ज्योति। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय कूद मीटिंग में मुरली श्रीशंकर ने, क्या नाम है इनका? मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीता था? ए सिल्वर मेडल, बी ब्रॉन्ज मेडल, सी गोल्ड मेडल या डी कोई नहीं। आपको क्या लगता है इन्होंने अंतरराष्ट्रीय कूद मीटिंग में कौन सा मेडल मुरली श्रीशंकर ने जीता था? तो इसका राइट आंसर है बाबू गोल्ड। क्या है? गोल्ड। इन्होंने कौन मेडल जीतने का काम किया? तो गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी चीज पर। अब ये देखिए, मुरली श्रीशंकर जी हैं, ये हैं मुरली श्रीशंकर जी। मुरली श्रीशंकर जी ने गोल्ड मेडल जीत करके भारत देश का सीना गर्व से फुलाने का काम किया। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या है। भारत के लॉन्ग जंपर क्या होता है बाबू? जब वो आते दौड़ते दौड़ते आते हैं, उसके बाद जो जंप कर जाते हैं उसको क्या कहते हैं? लॉन्ग जंप करते हैं। और लॉन्ग जंप करने का जो लॉन्ग जंप कर करके जो बाबू गोल्ड मेडल जीता है, ये प्यारे से जो सुंदर से बच्चे दिख रहे हैं, मुरली श्रीशंकर ने जीता है। अब भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने क्या किया? ग्रीस के कालिथिया में अंतरराष्ट्रीय कूद हो रहा था। इस अंतरराष्ट्रीय कूद में हमारे ये मुरली भाई साहब जाते हैं और मुरली भाई साहब सीधे गोल्ड एकदम उछलते हैं, गोल्ड प्राप्त कर लेते हैं। तो गोल्ड उन्होंने प्राप्त कर लिया, जबकि जेस्मिन एल्डीन ने रजत प्राप्त कर लिया है। तो हमारे भाई के लिए एक लाइक तो बनता है मुरली भाई के लिए। मुरली श्रीशंकर ने सीजन की सर्वश्रेष्ठ, देखो कितना उछला बाबू, 8.18 मीटर। नॉर्मल जो एवरेज बच्चे उछलते हैं 13-14 फीट ही उछलते हैं, इन्होंने 24 से भी ज्यादा उछला और बाबू देश के लिए देखो गोल्ड जीता है। मुरली भाई साहब मन खुश कर दिया, बहुत बढ़िया। यह मुरली श्रीशंकर की साल की तीसरी प्रतियोगिता था और यह सबसे बड़ी बात है कि तीनों बार गए और गोल्ड लेकर आए हैं। ऐसे थोड़े सोने की चिड़िया वाला देश है हमारा भाई, गोल्ड जीता है, गोल्ड। जेस्मिन एल्डीन ने 7.85 मीटर की छलांग लगाकर रजत प्राप्त जीता है। तो सबसे पहला हमारा मुरली श्रीशंकर भाई साहब है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जाता है कि भारत के लिए वो गए ग्रीस, तो उन्होंने बाबू गोल्ड मेडल जीता। 8.18 मीटर का लंबा छलांग लगाया और इस लंबे छलांग लगाने के बाद हमने गोल्ड जीता है। तो याद रखिएगा, इस विषय भी बढ़िया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन बोर्ड पर है। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? आईपीएल जो है, आईपीएल का सीजन चल रहा है और इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग, मतलब हमारा माही जिसको हम सब प्यार बहुत करते हैं, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग जीत लिया है। अब इसमें पूछता है कि कौन सा आईपीएल का सेशन में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं? तो बाबू ए है ईशान किशन, बी है यशस्वी जायसवाल, सी है शुभमन गिल और डी रिंकू सिंह। तो बाबू शुभमन गिल ने शानदार 700 रन मारा है। ऐसे बाबू हमें रिंकू सिंह भी बहुत पसंद था, रिंकू सिंह बहुत बढ़िया खेला। शुभमन गिल ने तो दिल जीत लिया, 700 से ज्यादा रन बनाने का काम किया है। अब कहता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे मिला? कौन सा प्राइज है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे मिला था? ए जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, बी मेरिस कोंडे को, सी फ्रैंक वाइन को, डी जी सियांग किम को। तो आपको क्या लग रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको लग रहा है नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को बाबू बुकर प्राइज 2023 मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष कौन बने हैं? ताइक्वांडो आप देखते हैं कि जिसमें बाबू पैर से मारता कि हाथ पैर चलाया जाता है, उसको कहते हैं ताइक्वांडो। कौन क्या कहते हैं? ताइक्वांडो। इस ताइक्वांडो का अध्यक्ष किनको बनाया गया है? ए भावेश गुप्ता, बी मनोज सोनी, सी नामदेव सिरगांवकर या डी खनीत कौर। तो बाबू इसका राइट आंसर है नामदेव सिरगांवकर को भारत के ताइक्वांडो के अध्यक्ष बनाया गया है। अब ताइक्वांडो के बारे में थोड़ा सा हम सब देख लेते हैं कि आखिर ताइक्वांडो क्या है। तो ताइक्वांडो यही है बाबू, देखते हैं उछल करके ये किक मारा, ये लगा सुपर खड़ाक लगता है, ये है ताइक्वांडो। ये क्या है? ताइक्वांडो। और ये है हमारे
नामदेव भाई साहब। इस नामदेव भाई साहब को ताइक्वांडो के अध्यक्ष बनाया गया है। और ताइक्वांडो का अध्यक्ष बनाया गया, ताइक्वांडो में जानकारी होगी तभी तो बनाया गया, कि ऐसे क्रिकेट में जानकारी नहीं क्रिकेट का अध्यक्ष बना दे। ताइक्वांडो में जानकारी होनी चाहिए, ताइक्वांडो को देखो अध्यक्ष बना दिया गया नामदेव सिरपुरकार को। ये भी ताइक्वांडो में बाबू ब्लैक बेल्ट प्राप्त किए हुए हैं। ताइक्वांडो में कौन सा ब्लैक बेल्ट प्राप्त किए हुए हैं नामदेव सिरपुरकार को। भारत ताइक्वांडो का कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया, यानी इनके विरुद्ध में किसी ने खड़ा नहीं हुआ, कहा हाँ नामदेव हमें पसंद है भाई, बनाओ नामदेव भाई को, और नामदेव भाई बन गए। ताइक्वांडो की बात कीजिएगा, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का एक कोरियाई रूप है, यानी बाबू ताइक्वांडो जो है कोरियाई की तरह जो है मार्शल आर्ट में किया जाता है। ताइक्वांडो का अर्थ जो होता है बाबू, होता है लात मारने और मुक्का मारने का तरीका, यानी लात घुसे की मशीन में डालकर के किम्मा बना देना है, यही है ताइक्वांडो। और इस ताइक्वांडो के जो अध्यक्ष बनाया गया है हमारे भाई साहब नामदेव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है पहले तो हाल ही में की गई नियुक्तियां, कुछ नियुक्तियां हैं, उन नियुक्तियों को देख लेते हैं। क्या है कि सबसे पहले रथेंद्र रमन को कोलकाता के एसएम बंदरगाह के चेयरमैन बने हैं। आप एक बार यूं ही देख लीजिएगा, भारतीय मूल के अजय बंका को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व बैंक का अध्यक्ष भारत का व्यक्ति बन रहा है। कर्म गर्व की बात नहीं है। अजय बंका को जो है अजय बंगा को क्या हुआ, विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। जब हमारे लिए गर्व की बात होती है तो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बाबू विश्व बैंक का अध्यक्ष इनमें से किसको बनाया गया, तो अजय बंगा जी सबको बनाया गया था। सिद्धार्थ मोहंत जी जून 2023 तक के LIC के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो LIC के चेयरमैन का नाम क्या है, सिद्धार्थ मोहिंतो जी, ठीक है, ऐसे ही देख लेना है। पंकज सिंह साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। न्यूयॉर्क के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश रोवन विल्सन बने हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें दो क्वेश्चन देख लिए, विश्व बैंक वाला, अब दूसरा देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क के पहले और श्वेत, कहां के, न्यूयॉर्क के पहले और श्वेत मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, तो रोवन विल्सन। क्या नाम है, रोवन विल्सन जो है वह न्यूयॉर्क के पहले और श्वेत मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगर आपको दक्षिण भारत में एग्जाम दे रहे हो तो यह याद रखना, अन्यथा इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा, पूछ लेगा तो हम बोलेंगे कि देखो हम पढ़ाए थे, देखो आ गया कि नहीं। तो इसमें मूल क्या रखना है, विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अजय बंगा साहब को बनाया गया था। फिर क्या है, LIC के चेयरमैन कौन बने, सिद्धार्थ मोहंत जी बने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है कि त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा की राजधानी कहां है, लिखिएगा, अगरतला में है। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मैथिली ठाकर है, मैथिली ठाकर। बी नंबर है प्रसून जोशी, सी नंबर है नीरज चोपड़ा, या डी नंबर सौरभ गांगुली। इसका राइट आंसर है सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली जानते हैं दादा के नाम से जाने जाते हैं, दादा के नाम से किन्हें जाना जाता है, सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली क्रिकेट के, कौन नहीं क्रिकेट प्रेमी हो जाएगा जो सौरभ गांगुली को नहीं जानता होगा। सौरभ गांगुली जो है भारत के पूर्व क्रिकेटर और भारत के कप्तान रह चुके हैं। ये पूर्व BCCI प्रमुख सौरभ गांगुली है। त्रिपुरा पर्यटन के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। त्रिपुरा सरकार का मानना है कि गांगुली जो है लोकप्रिय है। मानना क्या है, गांगुली बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, और अगर उनकी करिश्मा चली तो यह करिश्मा बाबू क्या करेगा, लोगों को आकर्षित करेगा कि आप आइए और हमारे पर्यटन स्थलों को देखिए और पूरे बाबू दुनिया में डंका बजाइए कि देखो कितना बढ़िया लग रहा है। त्रिपुरा के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल में कुछ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जैसे स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ऋषभ पंत। स्टार स्पोर्ट्स जिस पर आप सब मैच, क्रिकेट और जितने भी मतलब खेलकूद होते हैं स्टार स्पोर्ट्स पर देखते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटो को बनाया गया। किनको बनाया गया, सलीमा टेटो को। वाइकोम 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो MS धोनी को बनाया गया है। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत किसे बनाया गया है, सेरेना गोबार्ट को बनाया गया है। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन है, तो बाबू सचिन तेंदुलकर है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, निकल जरीन है। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान
आयुष्मान खुराना है। और त्रिपुरा के बारे में आप सब जानते हैं, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। इसके मुख्यमंत्री कौन है बाबू? तो डॉक्टर मानिक साहा है। मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक साहा है। और राज्यपाल की बात कीजिएगा तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो चलिए इसके साथ साथ हम थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर ये त्रिपुरा है किधर। तो त्रिपुरा आप देख लीजिएगा तो त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है। कौन सा ईस्ट में है? नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है उसका नाम है त्रिपुरा। की बात कीजिएगा इसको कहते हैं उत्तर भारत। ये कौन सा भारत दिख नहीं रहा है? नहीं, ये होगा उत्तर भारत, ये होगा दक्षिण भारत, ये होगा पूर्व का भारत और ये होगा पश्चिम का भारत। और ये हो गया उत्तर पूर्व। कौन हो गया? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में जो है बाबू वही तो त्रिपुरा है। उत्तर पूर्व में क्या है? त्रिपुरा है। तो यही त्रिपुरा की राजधानी कहाँ थी? अगरतला। तो उत्तर पूर्व में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो त्रिपुरा पड़ता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? त्रिपुरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? कि भारत ने राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया? ए ऑप्शन 23 मई को मनाते हैं, बी 18 मई को, सी 24 मई को या डी 17 मई को। तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है दिवस। कौन सा? राष्ट्रमंडल दिवस। तो हर साल 24 मई को भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? 24 मई को मनाते हैं हम लोग। यह अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन और अमेरिका, प्रशांत और यूरोप के देशों में भी मनाया जाता है। यानी 24 मई को ही अफ्रीका में भी मनाया जाएगा, एशिया में भी, कैरेबिया में भी, अमेरिका में भी, प्रशांत में भी, यूरोप के भी देशों में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस की 2023 की जो थीम थी वह थी फॉर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, यानी शांतिपूर्ण फ्यूचर होना चाहिए। ये क्वेश्चन बाबू छाप लो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रमंडल दिवस 2023 का थीम क्या था। तो राष्ट्रमंडल दिवस 2023 का थीम था फॉर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। ये और यह राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया था? 24 मई को मनाया था। ये VBI क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। देखिए आप जो कॉपी पर छापते हो तो याद रखिएगा कॉपी जो आपका होता है वह वाटर प्रूफ नहीं होता है। पानी पड़ गया, धुल गया, खो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये आपका जो ब्रेन है ये वाटर प्रूफ है। कितना भी पानी इस पर गिरेगा ना खराब होगा। यानी सब चीज बाबू कहां घुसाना है? दिमाग में घुसाना है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, राष्ट्रमंडल दिवस का जो थीम था वो क्या था 2023 का? तो फॉर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर था। 2023 में राष्ट्रमंडल दिवस का लक्ष्य क्या था कि मानवता की भावना और एकजुटता को बढ़ावा देना है। आज विश्व में हम सब बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, यानी इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब हमारे भाई भाई हैं। वही बाबू यहाँ भावना देखना है। राष्ट्रमंडल यह है 56 देशों का राजनीतिक संगठन है। तो पूछेगा राष्ट्रमंडल में कितने देश है? तो 56 देश है। कितने देश है? 56 देश। इस राष्ट्रमंडल की स्थापना कब किया गया था? 1931 में। तो देखो सबसे पहले राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ? 1931 में। कितने देश है? 56 देश है। भारत में शामिल है कि हाँ राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? तो 24 मई को। यही इसका लोगो है, कॉमनवेल्थ डे। देखो कॉमनवेल्थ डे मनाया गया 24 मई को। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक राज्य से अपस्पा का फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। कौन सा? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। यह किस राज्य से पूरी तरह से हटक जाएगा? वहां के मुख्यमंत्री ने यह बोला है। तो बाबू असम के मुख्यमंत्री ने यह बोला है। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है बाबू? तो असम के मुख्यमंत्री यही भाई साहब है। असम के क्या है? मुख्यमंत्री है। इन्होंने कहा कि अपस्पा जो है अपस्पा खत्म हो जाएगा। तो देखिए असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अपस्पा यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है अब डायरेक्टली 2023 तक हम क्या करेंगे? अपस्पा को खत्म कर देंगे। अपस्पा एक ऐसा कानून है बाबू जो कह सकते हैं कि काला कानून की तरह, नहीं काला कानून नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि सेनाओं को बहुत ज्यादा विशेष ताकत मिल जाती है और इस ताकत का इस्तेमाल जो है वहां जो हिंसा फैल चुकी है उस हिंसा
को दमन करने में किया जाता है, लेकिन इससे व्यक्ति के मौलिक जो अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार का हनन होता है। ये अपस्पा आज की बात नहीं है। अपस्पा जो है बाबू बहुत पहले आया था। अपस्पा को 1990 में पहली बार असम में लागू किया गया था। वर्तमान में असम के 8 जिलों में अपस्पा लागू है। कितने राज्यों में? 8 है। लक्ष्य यही है बाबू इनका, हेमंत बिस्वा शर्मा का लक्ष्य यही है कि 2023 के अंत तक जाते जाते अपस्पा को हम समाप्त कर देंगे। ये अपस्पा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि अपस्पा होता क्या है। क्या अपस्पा क्या होता है? तो अपस्पा जो है 11 सितंबर 1958 की बात है। कब की बात है? 11 सितंबर 1958 को अपस्पा कानून यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अपस्पा को पारित कर दिया गया 1958 में। और 1958 में भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसने एक विशेष प्रकार का कानून लाया जिसको अपस्पा कहते हैं। अपस्पा को अशांत इलाकों में लागू कर दिया जाता है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी ताकत मिल जाती है। सुरक्षा बल जो है बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, किसी की तलाशी कर सकता है। इसलिए बाबू कहते हैं कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। और मौलिक अधिकार का जो चर्चा है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है, संविधान के भाग नंबर 3 में किया गया है। इसके साथ ही यह ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा लोगों के साथ थोड़ा सा अत्याचार हो रहा था। मतलब जो खराब लोग हैं उनको तो सेना एकदम मार दे सकते, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो अच्छे इंसान हैं वो इसमें मतलब उसके शिकार हो रहे थे। तो इसी चीज को देखते हुए असम की सरकार ने कहा है कि 2023 तक जो 8 राज्यों में अपस्पा कानून लागू है उस अपस्पा कानून को हम क्या करेंगे? समाप्त करने का प्रयास करेंगे और समाप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर होगा, ये देखिए 5G। क्या है क्वेश्चन? 5G। आज टेक्नोलॉजी भी 5G का है ना। आज टेक्नोलॉजी किसका है? 5G का टेक्नोलॉजी है। तो क्वेश्चन है 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम किस राज्य ने शुरू किया है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 5G टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने 5G टेक्नोलॉजी को कह दिया कि हम बाबू ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसका ट्रेनिंग भी हम देने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाएगा? पहला अर्बन, तो बाबू उसका राइट आंसर देखो, गलती से ही सही लेकिन यहां देखो आंसर है कोलकाता में। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया जा रहा है? तो कोलकाता में किया जा रहा है। कहता है कि शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में दर्शकों को जागरूक बनाने के लिए पहली बार शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कि बाबू क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह मेन है जैव विविधता में कमी। तो जैव विविधता में कमी को दिखाने के लिए आप देखते हैं कि पेड़ पौधों में कमी हो रही है। लोग जो है बाबू जनसंख्या उनकी बढ़ रहा है और देश की जनसंख्या तो इस रफ्तार से बढ़ रहा है, लगता है जैसे बाबू एकदम क्या कहते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ रहा है जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या की बात कीजिएगा तो पता है 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 2 अरब था। 1947 में हमारे देश की जनसंख्या मात्र 35 करोड़ था। 2000 ईस्वी में हमने बाबू 65 करोड़ बच्चे को और जन्म दे दिया और हमारे देश की जनसंख्या 2000 ईस्वी में 100 करोड़ हो गया। 2011 में हमारे देश की जनसंख्या हो गया 121 करोड़ हो गया। 2021 में हमारी देश की जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ पहुंच गया। और अभी जो हमको पता चलता है वो पता चलता है दुनिया का सबसे पहले देश जो था जनसंख्या में चीन था, उसको हटा करके भारत आ गया। भारत 5G की रफ्तार से बच्चा पैदा कर रहा है। इतना बच्चा पैदा करना नहीं चाहिए था। चलिए है आपको जानकारी धीरे धीरे मैं देता ही जा रहा हूँ। ठीक है, आपको मजा आ रहा है ना? अगर आपको मजा आ रहा है तो ऐसा ही मजा सबको दिलवाइए आप सब। और आप जो है हमारा प्रचार थोड़ा सा कर दे कि सर पढ़ाते हैं और सर का क्लास एक बार करके देखिए। और याद रखिएगा जो भी चीज पढ़ाया जाएगा आपको वो इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ाया जाएगा। तो जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया न्यू कोलकाता में 3 से 5 जून तक होते जा रहा है। इस दौरान 12 देशों की 16 फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बाबू विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को।
कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है, तो याद अभी भी रख लीजिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अरे जनरल नॉलेज का पिटारा आपके सम्मुख है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। सब जानता है, याद नहीं रखिएगा तो आपसे बढ़कर बुर्बक कोई नहीं। इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, छाप लीजिए, दिमाग पर छाप लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। इसको आप नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, मैं टिक मार देता हूँ। इसको नहीं भी रखिएगा चलेगा। पूछेगा भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ट्रोम में, मुंबई में पड़ता है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में पड़ता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? तो राजमुंदरी में पड़ता है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पड़ता है? कानपुर में पड़ता है। यानी ये जो 8 के 8 आपको दिख रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली से पूरा देश शासित हो रहा है, तो कृषि के बारे में वही जानकारी होगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु, भाभा जो हमारे भाभा जी साहब जो थे, इन्होंने भारत को तरक्की की ओर लेके जाने का काम किया था। हम बाबू साइकिल पर से मिसाइल लेके जाते थे, इन्हीं का देन था। प्रॉब्लम। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून है। वंदे याद रखिए, वो अधे वंदे हो गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। फिर भी हमारे में कहीं की समस्या कुछ भी हो, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, तो आप सबसे एक विनम्र निवेदन होगा कि हमें सजेस्ट करें कि किस प्रकार से और कितने ढंग से पढ़ाया जाए, ताकि आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप अपनी खुद की राय पेश करते रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।